जय हिंद एस्पिरेंट्स। जैसा कि आज आपको कुछ अलग दिख रहा होगा, यहाँ पर एक पैम्पलेट लगा हुआ है जिसमें हम विज्ञान धर्म की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप आईएएस बन सकते हैं या आप आईएएस जैसा पूरा नॉलेज रख सकते हैं ताकि वो आगे फ्यूचर में आपके काम में आ सके। 25 सितंबर को ये संडे के दिन ये इसका आयोजन किया जाएगा। टाइमिंग है 11 AM का, तो इसको मिस मत कर लिएगा, एक बार जरूर आइएगा। और हाँ, लाइट नाश्ता भी होगा, समोसा भी मिलेगा वहां पर, और 100% जॉब की गारंटी, इसका भी इसमें जिक्र किया गया है। ओके, तो एक बार आइए, फिर चाहे जॉब गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, एक बार आइए, देखिए, समझिए, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। ओके, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। जैसा कि आप पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, इसके बारे में अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया है कुछ तो याद हो ही गया होगा आपको। जैसे कि मैंने इसके बारे में बताया था, पूरे पर्वतीय क्षेत्र के बारे में उसका जिक्र किया था। फिर अभी मैंने मैदानी क्षेत्र के बारे में उसमें नहीं बताया हुआ है, मैदानी वाला हम बाद में बताएंगे, उसको कवर करेंगे। फिर हमने नॉर्थ ईस्ट एरिया के बारे में कवर किया था पूरा, जैसे उसकी क्या वहां पर प्राकृतिक विन्यास है, कहां तक उसका विस्तार है, किस प्रकार की उसमें नदियां बहती हैं, उन नदियों के द्वारा कैसे वहां पर मैदान का निर्माण हुआ है, या वहां पर पाई जाने वाली चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है, और वहां पर वनस्पतियों का कैसा विकास हुआ है, उन सब के बारे में उसमें बताया था हमने। ओके, और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि कैसे वहां पर वनस्पतियों का विकास हुआ है और मौसम का कैसे इफेक्ट पड़ रहा है इस क्षेत्र में। सुना होगा ये चीज कि मासिनराम, चेरापूंजी सबसे ज्यादा बरसात, सुना है ना ये चीज। इन पे क्यों सबसे ज्यादा बरसात होती है, क्वेश्चन तो ये बनना चाहिए। मैंने गारो खासी जयंतिया का बकायदा पूरा वहां पर एग्जाम्पल दिया था, कैसे वो कीप के आकार में ऐसे हैं, गारो खासी जयंतिया, वहां पर टकरा करके खांसी में उसके नीचे चेरापूंजी और मासिनराम का इलाका है, वहां पर सारी हवाएं चली आती हैं, फिर वहीं पर सबसे ज्यादा बरसात कर रही होती है। क्या वो भारत में ही केवल कर रही होती है? नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बरसात कहां होती है? मासिनराम में ही इसीलिए होती है। ओके, चलो मैं एक करंट अफेयर बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपसे दक्कन के पठार के बारे में चर्चा करूंगा, उससे पहले मैं एक मेघालय की तरफ, नॉर्थ ईस्ट एरिया की तरफ चल रहा हूं। इसके बारे में कभी सुना था? उमंगोट नदी? नहीं, उमंगोट नदी, इसके बारे में देखो कितना मतलब साफ दिख रहा है, एकदम स्वच्छ, कोई गंदगी नहीं, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं, कुछ दिख रहा है। ऐसी नदी कभी गैस कर सकते हो? नहीं ना, कि ऐसी भी नदी होती है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ऐसी नदी है कहां पर? मेघालय में जाकर दिख जाएगा उमंगोट नदी, मेघालय। ओके, अब इसका मुद्दा क्यों चल रहा था मैं बताता हूं। इसका मुद्दा इसलिए चल रहा था, सरकार यहां पर एक बांध का निर्माण करना चाहती है, तो वहां के जो लोग हैं वो विद्रोह पे उतर आए। उन्होंने कहा कि नहीं सर, ऐसा आप मत करिए, वरना इस नदी को में पॉल्यूशन पूरा फैल जाएगा। अब खुद ही सोचो, अगर कहीं पर बांध बन गया तो उसका भी वहां के जो पर्यावरण पारिस्थितिकी होती है उस पर असर पड़ता है। बांध बनने का मतलब एक चीज और हो जाता है कि उसमें मछलियां होती हैं और भी जीव जंतु होते हैं, तो उनका रास्ता भी बंद हो जाता है। कभी ये गैस किया था कि उनका रास्ता बंद हो जाएगा? तो ये तो वही चीज हो गई कि हम अपने फायदे के लिए हम किसी और का रास्ता बंद कर दे रहे हैं। और साथ ही साथ वो जब वहां पर काम होगा, पूरे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा, और साथ ही साथ वहां पर जब कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होगा, तो उससे तो पॉल्यूशन फैलेगा कि नहीं। तो सोचो, वहां पर सॉइल पॉल्यूशन के साथ साथ नॉइज पॉल्यूशन भी होगा वहां पे, और पानी जल पॉल्यूशन तो होगा ही, वाटर पॉल्यूशन। तो ऐसी नदी क्या ऐसी दिख जाएगी? आज के समय में ऐसा कभी भी गैस नहीं किया जा सकता है। देखो, ये महान भाव तैर रहे हैं और पूरा नीचे की तली देखी जा सकती है इसमें, और जाने में भी कितना अच्छा लगेगा कि एक बार चलो टहल ही आते हैं। ओके, तो ऐसा, इसको जब मेंस लिखना
तो उमंगोट नदी का जिक्र जरूर करना, या प्री में भी इस पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, अब ये तो था हमारा नॉर्थ ईस्ट। बाकी जो हमारे प्रीवियस क्लास थे उसमें जो वीडियो है उसको एक बार सुन लेना, तो उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हम दक्कन के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें मैंने कल बता दिया था कि हमने महाराष्ट्र और कर्नाटक के बारे में जस्ट मैंने शुरू किया था, महाराष्ट्र पठार के बारे में। ये दर्रे सुने हैं, थाल घाट और भोर घाट दर्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। एक से आप चले जाओगे, मुंबई से आप नासिक की तरफ जाओगे, थाल घाट जो दर्रा होता है ये मुंबई से नासिक की तरफ ही जा रहा होता है। वहीं भोर घाट दर्रा होता है, ये मुंबई से पुणे की तरफ जा रहा होता है। इसको बस ऐसे ही नॉलेज जरूर रख लेना। बाकी जो उसकी पर्यावरण परिस्थिति का क्षेत्र है उसका मैंने पूरा जिक्र कर दिया था। अब हम आते हैं दक्षिण के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना, आराम से बता देंगे अभी। दक्षिण दक्कन का पठार, चलो मैं लेकर चलता हूं आज कर्नाटक की तरफ। मैंने कल थोड़ा सा हिंट दे दिया था, फिर भी मैं इसको आज बता दे रहा हूं। कर्नाटक का पठार, अब कर्नाटक को तो सुना ही होगा, कर्नाटक पूरा फैला हुआ पश्चिम घाट के बगल का एरिया पूरा। फिर इसमें हम जिक्र करेंगे तेलंगाना, तेलंगाना का पठार। अच्छा, तेलंगाना के बारे में भी एक न्यूज चल रहा था, पता है? वहां पर ड्रोन से सबसे पहला, देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर ड्रोन्स के जरिए जो है मेडिसिन पहुंचाई जाएगी आपके घर तक। क्या ये पता था? इसमें ड्रोन्स के जरिए पहुंचाई जाएंगे पूरी नदियां। और साथ ही साथ तमिलनाडु का पठार है। आज हम चर्चा करने वाले हैं दक्षिण पठार के तहत कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार और तमिलनाडु के पठार के बारे में चर्चा करेंगे। अब कर्नाटक के पठार में हम चलते हैं। पहले तो इसको यहां से हटा देते हैं। ओके, कर्नाटक के पठार में यहां पर कर्नाटक के पठार की सबसे पहले तो मैं उसके विस्तार के बारे में, कभी भी ज्योग्राफी में कोई भी चीज पढ़ना हो, जियोमॉर्फोलॉजी में, तो दिमाग में एक चीज पहले नोटिस करना, उसका विस्तार, उसका स्थलाकृति। यही तो बताया जाता है जियोमॉर्फोलॉजी में। चट्टान वहां पर कैसे हैं, उन चट्टानों से मिट्टी का निर्माण कैसा हुआ है, और उन चट्टानों से मिट्टी बनने में मौसम का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है उसमें। फिर आगे का टॉपिक मौसम हो जाता है। ओके, तो कर्नाटक के पठार में, कभी भी कर्नाटक के पठार में देखेंगे उसका जो उत्तरी हिस्सा यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर है ना कर्नाटक का पठार, यहां पर बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं। अब बेसाल्टिक चट्टानें क्या होती हैं, कुछ मालूम है? बेसाल्टिक चट्टानें जो कि अग्नेय चट्टानों का ही एक पार्ट होता। बेसाल्टिक चट्टानें, इस बार के मेंस देख लेना, तो उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था, प्राथमिक चट्टानों के बारे में बताते हुए उसके प्रकार के बारे में उसकी पूरा वर्णन करिए। मैंने इसका पूरा विशेषता बताई थी। तो बेसाल्टिक चट्टानें ये अग्नेय चट्टानों का ही हिस्सा होता है। धरती पर सबसे पहले जो चट्टान आई थी कौन सी थी? अग्नेय चट्टान थी धरती पर सबसे पहले। फिर उसमें चेंजेस होता है, फिर वो रूपांतरित चट्टानों में अवसादी चट्टानों का निर्माण हो रहा होता है। ओके, इसका मैंने पहले जिक्र कर दिया है, पूरे 1 घंटे में पूरा सब कुछ वहां पर मिल जाएगा, एक भी पॉइंट उसमें मिस नहीं किया गया है। फिर यहां पर फैला है पूरा कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार के उत्तरी हिस्से में चले जाएंगे, यहां पर मिल रहा होगा बेसाल्टिक चट्टानें। जिसका नेचर कैसा होता है, ये बेसिक नेचर के होते हैं। अम्लीय बेसिक कैसे तय किया जाता है? पीएच मान से ना, 7 से कम हुआ तो अम्लीय, ज्यादा हुआ तो क्षारीय। लेकिन यहां पर बेसाल्टिक, ये तो होता ही है। सिलिका की मात्रा धरती पर हमारे जो है, जो पूरी ये भू प्रॉपर्टी है, पूरी धरती है, इसमें सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है, मैंने पहले भी बताया था, शॉर्ट फॉर्म में एक ट्रिक से याद कर लो, ओसीआर या ओसियाल। जैसे तुम किसी को बुला रहे हो, ओसीआर आ जाओ आ जाओ, ओ मतलब ऑक्सीजन, सियाल एस आई मतलब सिलिका, और एल मतलब एल्युमिनियम। हो गया ना, आराम से याद हो गया। अब देखो उसमें सिलिका की मात्रा पे ये डिपेंड कर रहा होता है। सिलिका की मात्रा कम
तो वो क्षारीय नेचर को शो कर रहा होता है। ओके, इसका मैंने पूरा जिक्र किया था वहां पर। तो बेसाल्टिक चट्टानों की एक खासियत ये होती है, जब इसमें बहुत ज्यादा मौसमी परिघटनाएं हुई, किसी भी चीज को देखो, किसी भी चट्टान को, उस पर बहुत सालों तक अगर पानी की बूंदें गिरती रही या उसका टेम्परेचर हमेशा चेंज होता रहा, मौसमी भौतिकी और रासायनिक प्रक्रियाएं वहां होती रही, तो वो टूटेंगी ही कि नहीं टूटेंगी? टूट जाएंगी। टूटने के बाद अपरदन और मिट्टी का निर्माण होता है फिर, और मिट्टी के निर्माण के बाद फिर उसका स्थानांतरण हो रहा होता है। तो यहां से काली मिट्टी का निर्माण हो रहा होता है। काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी इसे कहा जाता है, या एक नाम और कौन सा होता है? कपासी मिट्टी। ब्लैक मिट्टी तो इंग्लिश हो गया। ओके, फिर नीचे वाले यहां पर आप देखेंगे, इस वाले हिस्से में यहां पर मिलेगा ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें, ग्रेनाइट या नीस प्रकार की चट्टानें यहां पर देखने को मिलेंगी। ये भी अग्नेय चट्टानों का ही पार्ट होता है। बेसाल्टिक चट्टानें मैंने बताया था, जब अग्नेय चट्टानें बाहर निकल करके, मतलब अग्नेय चट्टानें नहीं निकलेंगी, अंदर धरती के अंदर मैग्मा रहता है, मैग्मा ऊपर से निकलता है तो लावा के रूप में फैल जाता है, तो उसका जो जमाव हो रहा होता है वो बेसाल्टिक चट्टानों के रूप में हो रहा होता है। लेकिन जब धरती के अंदर मैग्मा ही जमने लग जाता है, उसे आंतरिक अग्नेय चट्टानें कहा जाता है, और उसी का ही एक नाम है ग्रेनाइट। और जब उसका रूपांतरण होता है तो नीस में बदल जाता है। जब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर उसमें पड़ रहा होता है तो किस में बदल जाएगा? चट्टानें भी बदल जाती हैं। तुम कहे अरे ये चट्टानें भी कैसे बदल जाती हैं भाई, हम तो सोचे थे इंसान बदल जाते हैं, कभी अच्छे हैं कभी बुरे हो जाते हैं, कभी बुरे हैं तो कभी अच्छे हो जाते हैं। यही सुना होगा, चट्टानें भी चेंज होती रहती हैं। ओके, तो फिर ग्रेनाइट और नीस चट्टानों का यहां पर एक पठारनुमी संरचना पाई जाती है। ध्यान देना इस पॉइंट को, पठारनुमी मैंने संरचना बोली है, ये आपको इस जगह पर देखने को मिलेगी। इस जगह पर उसका आकार मैंने अभी तक क्या बताया था? उसका प्राकृतिक विस्तार के बारे में बताया। स्टेप बाय स्टेप चलना है, जिसमें मैंने जिक्र कर दिया चट्टानों के बारे में। ओके, चट्टानों के बारे में। अब यहां पर जो स्थलाकृति इसकी वजह से बन रही होती है, कैसे बनती है? ये ऐसे एक स्थलाकृति यहां पर बनती है, इसे मलनाद कहा जाता है। मलनाद, पश्चिमी घाट कभी सुना है? पश्चिमी घाट का पूरा एरिया, जब भी मौसम खराब होता है, जब भी जून जुलाई का मौसम आ जाता है, बाढ़ पूरा आ जाता है वहां पर। वो जब मैं क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो इतना अच्छे से बताऊंगा कि कैसे बाढ़ आ जाता है, वो कैसे बादलों के सामने पड़ रहा होता है, कैसे बादल उसमें टकरा रहे होते हैं। ओके, वो सब का जिक्र किया जाएगा वहां पर अच्छे से। यहां पर इस तरफ आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी घाट का क्षेत्र। ओके, पश्चिमी घाट, जस्ट इमेजिन करो, अपने आप समझते चले आओगे। हम आपको ऐसे ले चल रहे हैं, यहां से इस तरफ एरिया में ले चल रहे हैं, धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे बढ़ रहा हूं मैं। पहले यहां से पश्चिमी घाट का एरिया मिला, फिर और आगे हम चले तो वहां पर पठारी रूपी संरचना यहां पर मिलने लग जाती है। और पर्वत और पठार में हमेशा अंतर होता है। पर्वत किसे कहेंगे? जिनका ढाल काफी बहुत ज्यादा ढाल होता है, चोटी होती है, नुकीली उसकी चोटियां होती है, चौड़ाई उसकी बहुत ज्यादा होती है। उच्चावच, उच्चावच मतलब कि उसका सतह से लेकर के ऊपर टिप पॉइंट तक बहुत ज्यादा ऊंचाई होती है, वो हमारा पर्वत में आ जाता है। और जस्ट उसके नीचे आ जाओ, पठार हो जाता है कि इसका सपाट सतह देखने को मिल रही होती है। कोई टिप दिख रहा है? नहीं। कभी कोई पूछ ले अरे पठार बताओ भाई कैसा होता है पठार पर्वत, हमको तो एक ही जैसा दिखता है। कभी भी देख लो एक ही जैसा कभी कभी दिखने लग जाता है, लेकिन अंतर होता है। कभी नुकीली चोटियां उसमें उतनी नहीं दिखेंगी, कभी उसमें चौड़ाई ज्यादा नहीं दिखती है उसकी, कि बहुत फैला हुआ है अच्छे खासे रेंज के रूप में, ऐसा भी नहीं दिख रहा होगा। पक्का? तो फिर ये होता है पठार की, और इनका जो ढाल होता है थोड़ा मंद टाइप का दिखेगा, ज्यादा पर्वत जैसा ढाल नहीं दिख रहा होगा उनका। ओके, पर्वत तो ऐसे दिखता है ना पूरा एक रूप से। तो यहां पर मैं ऐसे ले चल रहा हूं इस तरफ एरिया में, ये जो एरिया होता है यही कहलाता उठा हुआ जो
ग्रेनाइट नीस के चट्टानों से निर्मित यही जो उठा हुआ है जो हिस्सा दिख रहा है, यही क्या कहलाता है? मलनाद बोला जाता है। कर्नाटक में उसे मलनाद का पठार बोला जाता है। इसे जरूर याद रखना, इस पर क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। फिर हम लेकर चलते हैं, थोड़ा और आगे ले चलते हैं। चलो आज कर्नाटक टहला ही देते हैं। यहां पर जब पहुंचोगे इस एरिया में, तो यहां पर देखिएगा बेंगलुरु का पठार, और थोड़ा तो मैसूर का पठार देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार पूरा पठार फैला हुआ है। यहां पर एक सीक्वेंस में मल्लाद का पठार ऐसे पूरा फैला हुआ है। फिर आगे चल करके मिलेगा पूर्वी घाट का पूरा एरिया वहां पर देखने को मिल जाएगा। अब पूर्वी घाट तो पता ही होगा, उसका मैं आगे अभी जिक्र करूंगा। पश्चिमी घाट भी और पूर्वी घाट का पूरा मैं आपको विवरण देने वाला हूं यहां पर, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, ध्यान से सुनते रहिएगा पूरी वीडियो को और पूरे क्लास को मेरे सुनिएगा। अब देखिए, यहां पर मैंने आपको बता दिया है मल्लाद के पठार के बारे में। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये समझ में आ गया ना अच्छे से? कोई दिक्कत इसमें? कभी कोई पूछे आराम से एक डायग्राम बनाओ, पूरा समझाते हुए चले जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। फिर अब चलते हैं हम खनिज की ओर, क्योंकि हमारे भारत के विकास के लिए खनिजों का बहुत योगदान रहता है। बिना खनिज के क्या हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। आगे बढ़ते हैं हम खनिज पे। तो खनिज में क्या क्या हो सकता है वहां पर? मैंने अग्नेय चट्टानें जब पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे तरीके से, उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब दिमाग में आएगा जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते? मैंने बताया था, अग्नेय चट्टानों में इतनी गर्मी, सब कुछ जीवाश्म उसमें पनप ही नहीं पाता है। शुरुआती दौर एकदम सब कुछ जल गया। जब कुछ सड़ने के लिए बचेगा ही नहीं तो फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनेगा? जीवाश्म कैसे बनेगा? ओके, तो ये सब का निर्माण वहां पर होता ही नहीं है। तो यहां पर कठोर चट्टानें पाई जाती हैं जिसमें लौह अयस्क तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लौह अयस्क, कर्नाटक में लौह अयस्क का पूरा पूरा भंडार देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा था कि सरकार यहां पर खनन का कार्य कर ही नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि कठोर चट्टानें, पूरा उसमें ड्रिलिंग करना शुरू किए तो पता चला ड्रिलिंग का मुंह ऐसे फैल गया, तोड़ ही नहीं पा रहा है वहां पर। जब तोड़ नहीं पाएगा तो खनन का कार्य कैसे होगा वहां पर? खुद गेस करिए। और साथ ही साथ खनन के लिए एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। बिना ऊर्जा के कोई काम हो सकती है? चलो भाई हम बिना खाना खाए चल देते हैं, ऐसे ही कोई काम पूरा दिन भर करते हैं, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना वो चीज। तो इसी प्रकार खनन के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब यहां पर मैंने अभी बताया था अग्नेय चट्टानों से निर्मित यहां पर ग्रेनाइट, नीस और बेसाल्टिक चट्टानें वहां पर मिल रही हैं। तो वहां पर आपको कोयला तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई चीज जब सड़ने के लिए रही, कोई वनस्पति सड़ेगा ही नहीं तो वहां पर कोयला कैसे बनेगा? वहां पर बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो फिर वहां पर जब कोयले का निक्षेप है ही नहीं, कोयले का भंडार है ही नहीं, तो फिर किसी भी चीज के लिए कोयला या तो जरूरी है या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत होती है। एनटीपीसी तो नाम सुना ही होगा कि कैसे वो कोयले के द्वारा जो है बिजली का उत्पादन करती है। या तो जहां पर कोयले का नहीं होता है तो वहां पर बड़ी बड़ी नदियों में बांध बना दिए जाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर। और यहाँ पर तो नदियां बहती हैं, कावेरी नदी, कृष्णा नदी जैसी यहाँ पर नदियां बह रही होती हैं। वहां पर बांध बनाए गए हैं और उन बांधों से जो एनर्जी, जो बिजली जनरेट होती है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है अब प्रेजेंट टाइम में लौह अयस्क के उत्पादन में। ओके, यहां पर बेल्लारी क्षेत्र हो गया, और भी कई यहां पर क्षेत्र है जहां पर बहुत ज्यादा, कुद्रेमुख का क्षेत्र हो गया, यहां पर बहुत ज्यादा खनन का कार्य होता है फिर, जो कि हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो ये पॉइंट हमने आपको बता दिया खनिज के बारे में, और जो कि संबंधित होता है हमारे आर्थिक क्षेत्र से। ओके, अब यहां पर आपको वनस्पतियों का भी भंडार देखने को मिल जाएगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा, उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो हमारी मौसमी हवाएं होती हैं यहां पहुंचते पहुंचते अपनी नमी को वो खो बैठती हैं, अपनी नमी को खो देंगी। बादलों में क्या होता है? नमी होती है।
अगर जब तक उसमें नमी बरकरार रहेगी तो बरसात होता रहेगा। और जिस दिन नमी खत्म हो जाएगी, क्या बरसात होगा? सुना होगा गांव में, अरे कुछ बारिश ही नहीं हो रही है, क्या है, दिक्कत हो रही है। अब हवा आती है चली जाती है, कुछ होता ही नहीं, गरम गरम हवा लग रही है, पूरा मुकाला ओके हो जाता है ना। तो यहां पर हवाएं इसीलिए यहां पर तो खूब बारिश कर देती हैं, लेकिन जैसे वो पश्चिम घाट को ऊपर चढ़ करके पार करती है, नीचे उतरती है, तो उसमें बिल्कुल नमी नहीं रहती है, तो यहाँ का एरिया सूखा टाइप का हो जाता है, उतना उनको बरसात नहीं मिल पाता है। इतना समझ में आ गया अच्छे से? फिर तो आर्थिक दृष्टिकोण से तो सही है, लेकिन वनस्पति दृष्टिकोण से उतना नहीं अभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी वनस्पतियां पाई जाती हैं, क्योंकि उन पर दूसरे मौसमी घटनाओं का इफेक्ट पड़ रहा होता है। ओके, फिर यहां पर आपको मिल जाएगा सबसे ऊंची चोटी, यहां पर मिलेगी कौन सी? बाबा बुदान की यहां पर पहाड़ी देखने को मिलेगी। बाबा बुदान की पहाड़ियां देखने को मिलेगी। कॉफी पिया है? तो कॉफी का उत्पादन सबसे पहले यहीं पर ही स्टार्ट हुआ था। ओके, यहीं से ही स्टार्ट कर दिया गया था, बाहर से लाया गया था, यहां से स्टार्ट हो गया था। रोबस्टा टाइप की कॉफियां होती है, दो तीन प्रकार की कॉफियां होती हैं, अरेबिका, रोबस्टा, इन कॉफियों का उत्पादन शुरू हो गया था। ओके, और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी होती है कुद्रेमुख कही जाती है। क्या नाम है? कुद्रेमुख। लेकिन कहीं कहीं बुक्स में मिल जाएगा आपको मुल्यानगिरी के नाम से भी एक चोटी का जिक्र वहां पर मिल जाएगा। मुल्यानगिरी मैक्सिमम तो किताब बुक्स में आपको एनसीईआरटी के बुक्स में भी कुद्रेमुख ही देखने को मिलेगा। ओके, ये बाबा बुदान की यहां पर चोटी देखने को मिल जाएगी। फिर ये था हमारे पूरे कर्नाटक के पठार के बारे में। ओके, समझ गए कर्नाटक के पठार में? कोई अगर त्रुटि हो, कोई दिक्कत हो तो बताना। फिर उसको भी कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि उसी को ही ऊपर उत्तरी कर्नाटक का पठार, दक्षिणी कर्नाटक का पठार को उसमें डिवाइड कर दिया गया है। उनके चट्टानी जो संरचना के आधार पर है उसको डिवाइड किया गया। बेसाल्टिक चट्टानी नीचे, ग्रेनाइट नीस की चट्टानी टाइप की मिल जाएंगी। ओके, और जैसे जैसे यहाँ पर आप नीचे मिलेंगे, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा चंदन के वृक्ष भी देखने को मिल जाएंगे। सैंडलवुड जिसे कहा जाता है, रेड सैंडलवुड। पुष्पा मूवी तो देखी होगी, रेड सैंडलवुड का कितना उसमें दिखाया गया है, दिखाया है ना अच्छे से। तो वही चीज वो यही सब तो होता है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का यही बॉर्डर पे ही तो होता है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर के करीब आंध्र प्रदेश के। तो वही सब, ये सब प्राकृतिक दशाएं वहां पर उसके लिए जरूरी होती हैं, वहां पर आपको आर्द्रता भी मिल रही होती है। ओके, नीचे हिस्से में जब आप चलते चले जाएंगे, दक्षिण की तरफ जब आप चले जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या बताने वाले हैं, इसको मैं पहले तो यहां से हटा देता हूं। अब है तेलंगाना, तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का जो पठार है आंध्र प्रदेश का, तो पहले ये 2014 से पहले तो ये आंध्र प्रदेश का ही एक हिस्सा हुआ करता था। यहां पर आप देखेंगे ये हिस्सा जो है ऐसे कुछ फैला हुआ है, और यहां से तमिलनाडु शुरू हो जाता है, तो उसको मैं अभी छोड़ देता हूं। तेलंगाना का जो पठार है 2014, पठार की मैं अभी नहीं बात कर रहा हूं, स्टेट 2014 में 29वां राज्य बना था। ये तो पॉलिटी के परिप्रेक्ष्य में हो गया तेलंगाना के बारे में। यहां पर अब देखिए, ये जो पूरा आंध्र प्रदेश का पहले ये पूरा पठार हुआ करता था ऐसे, अब देखेंगे एक वीड़ा के आकार का पूरा आंध्र प्रदेश दिख रहा होगा कुछ ऐसे, ऐसे दिखता है कि नहीं? आंध्र प्रदेश पूरा वीड़ा के आकार का बचा हुआ है, ये वाला हिस्सा तेलंगाना कहलाने लगा है, और ये आंध्र प्रदेश। और इतना जो हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? उसको भी कुछ कहते हैं, रॉयल सीमा कहा जाता है। ये रॉयल सीमा का क्षेत्र कहा जाता है। ओके, तो देखा जाए तो ये तीन पार्ट लगेगा, आंध्र प्रदेश, रॉयल सीमा, तेलंगाना का पठार।
तो तेलंगाना अलग हो चुका है, अभी पूरा का पूरा जो है आंध्र प्रदेश, जिसमें रायलसीमा का भी हिस्सा है, वो आपको यहां पर टिप में देखने को मिल जाएगा। अब आंध्र प्रदेश में कभी उसकी चट्टानों के बारे में क्या बताना, जानते ही होगे, कोहिनूर हीरो के बारे में सुने होंगे, कोयलों के बारे में भी सुना होगा, उसमें पूरी जानकारी। गोंडवाना लैंड की चट्टानें, गोंडवाना लैंड की चट्टानों की एक खासियत ये होती है, इसमें कोयला पाया जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। ओके, बिटुमिनस प्रकार का कोयला, जो कि जिसकी दहन क्षमता अच्छी होती है, फैक्ट्रियों के लिए अच्छा होता है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कम निकल रही होती है, पॉल्यूशन कम ना। और हमको क्या चाहिए होता है कि हमको थोड़ा सा कोयला जले और पूरी एनर्जी हमको वहां पर मिल जाए, यही तो चाहिए होता है। तो बिटुमिनस, इससे ऊपर जो आप देखेंगे एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला होता है, जो कि भारत में बहुत कम पाया जाता है, उतना नहीं यहां पर पाया जाता है, बहुत कम। सबसे ज्यादा अगर भारत में कोयला पाया जाता है तो बिटुमिनस प्रकार का ही कोयला पाया जाता है। फिर इसके नीचे फिर आ जाते हैं एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट टाइप का कोयला होता है, फिर पीट। ओके, तो उनका उतना वो फिर घटिया क्वालिटी का वो कोयला हो जाता है, उसमें कार्बन की मात्रा कम होती हुई चली जाती है। ओके, ये चीज होता है फिर। तो गोंडवाना लैंड की चट्टानों में आपको मिलेगा कोयला, और कोयले में भी कौन सा सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, बिटुमिनस प्रकार का कोयला देखने को मिलेगा। ओके, इसके विस्तार के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसके इस एरिया में दंडकारण्य का क्षेत्र मिलेगा। दंडकारण्य का क्षेत्र, कभी रामचरितमानस पढ़िएगा तो उसमें इसका भी जिक्र किया गया है, दंडकारण्य का क्षेत्र। ओके, तो उसके नीचे पूरा फैला हुआ तेलंगाना का पठार, और जिसमें ये पूरा आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा वो कवर करता हुआ उसमें मिल जाएगा। ओके, अब मैं बताऊंगा वहां पर कौन कौन सी पर्वत संरचना वहां पर पाई जाती है। मैं सबसे अच्छा उसमें बताता हूं आपको, कभी भूलेंगे नहीं। कभी उग्रवादी जो नेता के नाम थे, जो आजादी के पहले देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, नाल बाल पाल नाम सुना है ना, उन्हीं के नाम पर ही मैंने यहां पर पर्वतों के नाम रख दिए हैं, नाल बाल पाल। अब कैसे, यहां पर टिप पे आपको देखने को मिलेगा नल्ला मलाई। ओके, टिप पे नल्ला मलाई। फिर दूसरे नंबर पे यहां पर पहले आ जाते हैं पालकोंडा, और बी से यहां पर बी हटा करके आप वी भी लिख सकते हैं, वेलकोंडा, जिसे वेलीकोंडा भी कहा जाता है। ओके, याद करने का सबसे अच्छा तरीका नल्ला मलाई, वेलीकोंडा और पालकोंडा, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके नीचे आ जाएंगे, एक चोटी और मिलेगी, एक पर्वत और मिलेगी, नागेरी। ये भी यहां पर, ये सीक्वेंस में आपको आंध्र प्रदेश में ये चोटियां देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो ये जानकारी थी तेलंगाना के पठार के बारे में, वहां पर किस प्रकार का तत्व पाया जाता है, खनिज पाए जाते हैं, और साथ ही साथ वहां पर वनस्पतियों का भी काफी विकास हुआ है। ओके, इसके अलावा अब हम चलते हैं, तेलंगाना का पठार तो हो ही गया है, नेक्स्ट नंबर अब किसका बचा हुआ है, तमिलनाडु के पठार का। तमिलनाडु सुर्खियों में भी रहा है, किस लिए, वहां पर नाश्ते, स्कूलों में जो नाश्ता की व्यवस्था भी कर दी गई, मिड डे मील तो पहले से ही चलता आ रहा था, अब नाश्ते की भी व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ शिक्षा के लिए हमको क्या चाहिए होता है, भरपूर एक
परफेक्ट नाश्ता चाहिए होता है। बिना नाश्ता के अगर आप चले आएंगे तो आपका मन पूरा लगेगा ही नहीं पढ़ने में, होगा कि नहीं। इसलिए वहां के सरकार ने जो है स्कूलों में नाश्ते की भी व्यवस्था कर दी है। तो अब हम चलते हैं यहां पर तमिलनाडु, ये पूरा एरिया फैला हुआ तमिलनाडु का क्षेत्र, तमिलनाडु राज्य, और उसमें है तमिलनाडु का पठार, जिसमें जावेदी, सेवराय जैसे पर्वत चोटियां वहां पर मिल जाएंगी। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बताता हूं, JSPS, जिसे सिरुमलाई कहा जाता है। ये 4 चोटियां आपको, 4 पर्वत आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने का सबसे अच्छा तरीका है JSPS, यानी कि जावेदी, सेवराय, पंचामलाई और शर्मलाई। ओके, याद हो गया इतना। और फिर तमिलनाडु के पठार आर्कियन चट्टानों से निर्मित, यहां पर भी कठोर चट्टानें आपको, ग्रेनाइट की चट्टानें देखने को मिल जाएंगी। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर नलकूप बनाना बहुत ही कठिन काम होता है, क्योंकि बोरिंग उसके लिए करना जरूरी होता है। कठोर चट्टानें, बोरिंग करना मुश्किल। तो क्या करते हैं वहां के लोग, वहां पर जो प्राकृतिक टैंक होते हैं, प्राकृतिक टैंक, गड्ढे टाइप के, उसमें पानी को जो भरा जाता है, या तो इंसानों के द्वारा बना लिया जाता है, कोई दीवार खड़ी कर दी पानी का पूरा, तो इससे वहां के पानी की आपूर्ति की जाती है। और उससे भी ज्यादा कावेरी नदी से आने वाले पानी की भी, उसको भी प्रोवाइड किया जाता है साफ करके, कि वहां के लोगों के प्यास को बुझाया जा सके। लेकिन क्या होता है, कर्नाटक ने बंद कर दिया पानी कभी, तो तमिलनाडु में पानी की उतनी आपूर्ति हो नहीं पाती है। और चेन्नई जैसे शहर, जैसे कि सुर्खियों में बहुत रहा है, कि वहां पर तो लोग पानी के लिए तरस जाते हैं। अरे न्यूज में देखा था, पिछले देखा होगा आपने, ट्रेन में टैंक लगा करके उसमें पानी ले जाया जाता था, कि चेन्नई के लोगों को पानी सप्लाई किया जा सके। बस दिक्कत क्या है, वहां का जो प्राकृतिक विन्यास है, कठोर चट्टाने हैं, वहां पर पंपिंग सेट लगाना मुश्किल होता है वहां पर। तो वहां पर ऐसे ही पानी की आपूर्ति की जा रही होती है। ओके, तो ये है पूरे तेलंगाना के, अरे तमिलनाडु के पठार के बारे में, जिसमें आपको ये वाले हिस्से पर, यहां पर सैंडलवुड का पूरा, जो कि कर्नाटक से सटा हुआ जो हिस्सा देखेंगे, वहां पर सैंडलवुड के वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। अब यहां पर कैसे बरसात होती है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब हमारी पहली मानसून आती है, कब आती है, 1 जून को। देख रहे हैं ऊपर, अरे मानसून तो नहीं आया, बहुत दिन हो गए। 1 जून का तारीख तय किया हुआ रहता है, मौसम विभाग ने वहां से नोटिस भेज दिया, तैयार हो जाइए, मानसून आने वाला है आपके यहां। लेकिन वो मानसून तमिलनाडु में एंटर नहीं कर पाता है, वो ऐसे ही चला जाता है, तमिलनाडु में वो नहीं जा पाता है। आता हुआ मानसून से कभी भी तमिलनाडु में बरसात नहीं होती है। यानी कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है, उससे तमिलनाडु में आपको बरसात बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। ओके, क्यों, फिर कैसे बरसात मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन ये दिमाग में आता है, कहीं से तो आएगा वो। फिर यही जो मानसून हवाएं यहां सिंटेक्स वैली से घूमते हुए फिर वापस हो रही होती हैं, वापस हो रही होती हैं। यानी कि जो सितंबर के बाद से, अब समझ लीजिए वापसी शुरू, वो यहां जाएंगी, बाल्टी लटका के बंगाल की खाड़ी से पानी भरेंगी। ऐसा करेंगी? ऐसा तो करेंगे नहीं, वहां पर वेपराइजेशन की क्रिया हो रही होगी, तो उससे वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी। उसमें आर्द्रता ग्राही नाभिक जो होंगे, उनकी संख्या बढ़ चुकी रहेगी, उसमें नमी की मात्रा ज्यादा हो चुकी रहेगी। फिर वो एंट्री करेंगी यहां तमिलनाडु के एरिया में, यहां पर फिर बरसात करते हुए चली जाएंगी। देखिए, ये होता है हमारे पूरे मौसम का खेल। और इसके बारे में, मौसम के बारे में कैसे केवल भारत में
आपको मौसमी घटनाएं देखने को मिल जाती है। जब मैं क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा, आपके दिमाग में एकदम 3D पॉइंट की तरह वो जम जाएगा। फिर तो मरते दम तक सोते रहेंगे, फिर भी समझ में आता रहेगा हाँ बरसात हो रही है। समझ रहे हैं ना? तो कुछ ऐसे ही वहां पर देखने को मिलेगा। तो तमिलनाडु में लौटते हुए जो होता है मानसून, उससे बरसात हो रही होती है, और वहां की तरफ की जो भी नदियां होती हैं, प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां होती हैं, उनको इन्हीं मौसमी परिघटनाओं से ही उनको पानी प्रोवाइड हो पाता है। ओके, सबसे ज्यादा वहां पर ऐसे ही होता है। और वहां की जितनी भी नदियां हैं वो प्रौढ़ावस्था में बूढ़ी हो चुकी हैं। वहां की नदियां नदियां भी बूढ़ी, अरे वो भी होती हैं, पहले जवान होती हैं, जन्म लेती हैं, जवान होती हैं, फिर बूढ़ी हो जाती हैं। वो ये नदियों का क्रम होता है, और वही चीज हम लोग के साथ चल रहा होता है। तो यहाँ की नदियां बूढ़ी हो गई हैं। सर वो कैसे बूढ़ी हो गई हैं? वो अपने तली को प्राप्त कर चुकी हैं। खोदते खोदते, अपर्दन करते करते, संचलन करते करते उन्होंने डिनोडेशन प्रोसेस, यानी कि अपर्दन के प्रोसेस के बाद, अनाच्छादन के प्रोसेस के बाद उन्होंने तली को प्राप्त कर लिया है। ओके, तो इससे पता चला कि हाँ ये नदियां हमारे उत्तर भारत की नदियों से काफी पुरानी हो चुकी हैं। फिर जाकर के मिल जाएंगी आपको बे ऑफ बंगाल में, वो समा जाती हैं। तो ये था तमिलनाडु के पठार के बारे में। और यहां पर दो फेमस नदियां कौन सी बहती हैं? एक वेगाई नदी और ताम्रपर्णी नदी। दो नदियां तमिलनाडु की सबसे ज्यादा है। कावेरी तो सुना ही होगा, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं तमिलनाडु के पठार की तरफ से जो बहती हुई ये नदियां होती हैं। ओके, समझ गए इतना अच्छे से? अब यहां पर आपको मदुरई का नाम सुना है? मदुरई, जब आप एंशियंट पढ़ रहे होंगे मदुरई का, पल्लव पांडव, तब तो मदुरई का पठार भी यहां पर, ये भी तमिलनाडु के पठार का ही एक पार्ट होता है। तो ये था दक्षिण दक्कन के पठार के बारे में, जिसमें हमने चर्चा किया है कर्नाटक के पठार के बारे में, तेलंगाना के पठार के बारे में, और तमिलनाडु के पठार के बारे में। पूरा यहां पर व्यवस्थित जानकारी। ये क्या आ गया? कुछ समझ में आया? ये क्या आ गया? किस पर चर्चा करने वाले हैं अब हम दक्षिण के जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, अब उस पर चर्चा करने वाले हैं कि वहां पर कैसे पर्वतों का विकास हुआ है, कैसे वहां पर पर्वतें फैली हुई हैं, उस पर यहां पर चर्चा करेंगे। पहले एक खाका हम दिखाते हैं ताकि आप इंटर कर जाइए। मैं आपको एक टूर की तरह ले चलूंगा, पूरा दिखाऊंगा, समझाऊंगा, प्राकृतिक विन्यास के बारे में बताऊंगा, ताकि आप जब मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे होंगे या उसका प्री का लिख रहे होंगे, तुरंत दिमाग में उसका इमेज जब बनेगा, आंसर अपने आप सही हो जाएगा। और करंट के साथ तो हम जोड़ेंगे ही, क्योंकि मेरा एक सेक्शन आप करंट का जरूर सुनते रहिएगा, उसमें जो भी करंट मुद्दे चल रहे होते हैं मैं पूरा डाल देता हूं उसमें। और आज का भी सुन लीजिएगा, मैं टाइफून के बारे में डालने वाला हूं जो जापान में आया हुआ है। बहुत अच्छी जानकारी के साथ मैं आपको बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा कि वाह क्या बताए हैं सर। ओके, ये है नीलगिरी। दक्षिण के पर्वत में एंट्री मारते हुए पहला पर्वत जब आपको देखने को मिलेगा, नीलगिरी का पर्वत मिलेगा, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी मिलेगी? दोदा बेटा। सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? दोदा बेटा। बेटा तो हम ऐसे ही बोल देते हैं, दादा का बेटा, याद करने का सबसे अच्छा तरीका। ओके, कोई दिक्कत भी नहीं, पढ़ने में भी दिक्कत नहीं। अब नीलगिरी के पर्वत पे एक बहुत ही अच्छा, मतलब कि केरल की तरफ अगर आप चले जाइए तो बहुत ही प्यारा 12 साल के बाद एक वहां पर फूल उगता है। 12 साल के बाद, सोचने वाला मुद्दा है। 12 साल, बुढ़ा गए, लो दांत बाहर आ गए, देखने चल पड़े कि अरे कौन सा फूल उगा है। नील क्रुंज का वहां पर एक फूल उगता है जो उसका औषधीय गुण भी होता है, और वहां के लोग उसकी पूजा भी करते हैं, जो वहां के स्थानीय लोग होते हैं। ये होता है हमारा प्रकृति से प्रेम, एक जुड़ाव, एक लगाव वहां देखने को मिल रहा होता है। सोचिए, इतना पूरा वादियां जो होती हैं नीले कलर में दिख रही होती हैं वो। ओके, तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा,
एक दूसरी चोटी भी है इसकी, माकुर्ती जिसे कहा जाता है। ये नाम सुना था दोदा बेटा? नहीं, अभी नहीं, कोई नहीं, अब तो कभी भूलोगे नहीं। तुरंत दादाजी का नाम याद आया, दोदा बेटा समझ में आ गया। ओके, बता दीजिएगा। हाँ, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, फिर माकुर्ती। ओके, कि हाँ किसी प्रकार की वहां पर गाड़ी की बात हो रही है तो उसकी चर्चा कर दीजिएगा। तो ये दो चोटियां आपको वहां पर शिखर देखने को मिल जाएंगी। ये क्या आ गया, ये देखिए दोदा बेटा, ये पूरा फैला हुआ ये वादियां देखिए। दोदा बेटा का एक शिखर आपको पूरा पश्चिम घाट के एरिया से दिख रहा होगा। और यहां पर लोगों का देखिए विकास कैसा होना शुरू हो गया है। पूरी तरीके से लोगों का वहां पर रहने लगे हैं अब। ओके, यानी कि लोगों के लिए रहने के लिए परफेक्ट प्लेस। भूकंप आना नहीं है यहां पर, भूकंप कभी भी यहां पर नहीं आता है। भूकंप जैसी घटनाएं यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। वो आपको कहां पर देखने को मिल रही होंगी, मैंने बताया था, जब जहां पर हमारी भारतीय प्लेटें और यूरेशियन प्लेटें टकरा रही होती हैं, वो कहां पर आपको देखने को मिलेगा? वो आपको उत्तरी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। चले आइए पूरा जम्मू कश्मीर, फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, फिर वहां पर असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक भूकंपीय इलाका वहां पर देखने को आपको ज्यादा मिल जाएगा। यहां सब जो भूकंप आएंगे भी बहुत माइन्यूट तरीके से भूकंप आएंगे। इनकी श्रेणी जो रहेगी या तो फर्स्ट या तो सेकंड टाइप की भूकंप आएंगे। 4 भागों में बांटा गया है, वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन भूकंप को भारत में केवल कितने भागों में बांटा गया है? केवल 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट और सेकंड को एक में ही कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उनकी जो इंटेंसिटी तीव्रता होती है ज्यादा हाई नहीं होती है, तो उनको एक में ही डाल दिया गया है। तो यहाँ के लोगों को रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेस दोदा बेटा नीलगिरी का। ये देखिए नीलकुंज कितना अच्छा लग रहा है, मन कर रहा होगा यहीं पर बस दौड़ते रहे। यहाँ पर क्या कहा जाता है, एक झोपड़ी डाल ले, यहीं पर रहने लगे। स्थानीय लोग मार के भगा देंगे वहां से, कहेंगे हमारे इलाके में क्या करने आए हो, हम तो इसकी पूजा करते हैं, कहेंगे ना ये सब चीजें। तो ये है नीलकुंज, जो कि 12 सालों में एक बार उग रहा होता है। उगने के बाद फिर 12 साल इंतजार करिए। नेक्स्ट कौन सा आ गया? अनाईमुडी पर्वत, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी। दूसरे, अब हम नीलगिरी से अब आपको हम नीचे की ओर ले चल रहे हैं। तो आप कहेंगे सर बीच में कोई दर्रा वर्रा नहीं पड़ेगा, कुछ घाटी टाइप का दर्रा पड़ेगा ना कोई? तो कौन सा पड़ रहा होगा वहां पर? वहां पर आपको मिल रहा होगा कौन सा दर्रा, बताइए। मैंने 2 बताए थे, थाल घाट, भोर घाट। यहां पर आपको देखने को मिलेगा पाल घाट दर्रा। यहां पर दिख रहा है कहीं पर? नहीं, ऐसे नहीं दिखेगा। इन दोनों के बीच में जो नीलगिरी पर्वत है और इनके बीच में ऐसे डिवाइडेशन का काम करता है पाल घाट दर्रा। जिसे पलक्कड़ भी कह देते हैं। पलक्कड़ के भी नाम से जाता, पनक्कड़ के भी नाम से जाना जाता है, लेकिन ज्यादातर अगर आप बुक्स में देखेंगे तो क्या नाम आपको देखने को मिलेगा? पाल घाट दर्रा। अब इस दर्रे पर सड़क बना दी गई है, आराम से लोग आते जाते हैं। ओके, तो यहां से आपको कोयम्बटूर से अगर कोच्चि जाना हुआ तो आप बड़े आराम से यहां से जा सकते हैं। कोयम्बटूर से अगर कोच्चि जाना हुआ, ये दर्रा आपको जोड़ देगा। कोयम्बटूर तमिलनाडु का एरिया, जहां पर आपको सूती वस्त्र तो बहुत अच्छे मात्रा में यहां पर देखने को मिल जाएंगे, भंडार है वहां। ओके, और फिर ऊपर केरल के हिस्से में चले जाएंगे, कोच्चि के क्षेत्र को ये जोड़ता है पालघाट पूरा दर्रा, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी चोटी है, बिल्कुल सही। फिर सेनकोट दर्रा से फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब बीच में एक पड़ेगा सेनकोट दर्रा। अब ये किस किस को अलग कर रहा होता है? इससे पहले कौन सा अभी पढ़ा था हम लोगों ने? अनाईमुडी, अन्नामलाई की पर्वत। उससे जब आगे पढ़ेंगे तो जो बीच में दर्रा, जो रास्ता मिलेगा, दर्रा मिलेगा, उसके बाद से आपको मिलेगा कार्डमम की यहां पर पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। कार्डमम का क्या मतलब?
इलायची की पहाड़ियां, क्योंकि वहां पर इलायची बहुत ज्यादा होती है। ये जो बागान देख रहे हैं, ये इलायची का ही बागान है। ये पूरा फैला हुआ इलायची का बागान। सबसे ज्यादा इलायची को मसालों की क्या कहा जाता है, राजा या रानी? रानी बोला जाता है इसे। और राजा तो कौन हुआ फिर? कोई तो होगा राजा, तभी तो बनेगी रानी। तो यानी कि काली मिर्च वो राजा होता है और इलायची जो होती है रानी होती है। फिर हम और आगे बढ़ेंगे, फिर पालनी की पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। ये पूरा फैला हुआ पालनी की पहाड़ियां। तो ये था हमारा पूरा दक्षिण का क्षेत्र। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे सीक्वेंस में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, यहां पर नीलगिरी, ज्यादा ऊंचे बना दिया, यहां पर नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम की और फिर पालनी की पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। ओके, और इनके बीच मिलेगा आपको पालघाट दर्रा, फिर अन्नामलाई, फिर सेनकोट दर्रा, और फिर नीचे आ जाएंगे, इसके भी नीचे तो आपको मिलेंगी कार्डमम की पहाड़ियां। और फिर उसके नीचे आ जाएंगे तो पालनी की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। तो ये सीक्वेंस था पूरा दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र का। अब नीलगिरी के बारे में हम जानते हैं। इसे ग्रंथिल पर्वत भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्या इसने अपने सिर पर ग्रंथियां बांध रखी हैं? इसके लिए तो कहा नहीं जाएगा उसको ग्रंथिल पर्वत। ओके, क्यों कहा जाएगा? क्योंकि वहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हुए दिखेंगे और यहां पर कुछ ऐसा दिखेगा। ये है नीलगिरी की पहाड़ी, इधर से हमारा गया पूर्वी घाट, इधर से गया पश्चिमी घाट, और नीचे फैली हुई ये सारी चोटियां जो अभी मैंने बताई थी, अन्नामलाई, वो कार्डमम की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां। तो एक ग्रंथि का काम कर रहा होता है वहां पर। ये मिलन बिंदु होता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का। ओके, तो आज बस इसमें इतना ही। इसी के साथ ये क्लास यहीं पर खत्म होती है। और हाँ, सेमिनार में आना मत भूलिएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, 25 सितंबर जरूर आइए, 11 बजे हम आपका वेट करेंगे और आपको बिल्कुल भी निराशा यहाँ पर नहीं मिलेगी। हम आपको सारे क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब देंगे और साथ ही साथ भंडारी की व्यवस्था तो है ही है, तो जरूर आइएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।